क्रिमिनल बिहेवियर एक लर्न बिहेवियर है, यानी कि जैसे ही हम बाकी एक्टिविटीज को सीखते हैं वैसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी सीखा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ड्राइविंग या स्विमिंग, वो हम पहले से नहीं जानते हैं, उसके लिए हमें उसको सीखना पड़ता है। ड्राइविंग के स्कूल्स में जाना पड़ता है, स्विमिंग स्कूल्स में जाना पड़ता है, वहाँ पर हम सीखते हैं उन चीज़ों को। तो वैसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी इनहेरेंटली नहीं आता, यानी कि पहले से नहीं आता है, उसको भी सीखा जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं एडविन सदरलैंड। हे एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी परवीन और आप देख रहे हैं क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सदरलैंड की डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। इसमें हम जानेंगे उसके वो 9 पोस्टुलेट्स के बारे में जिसकी वजह से डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी फेमस हुई, और साथ के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म थे, एंड साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि उनकी जो फेमस बुक्स थी वो कौन कौन सी थी जो आपके यूजीसी नेट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। So without any further delay, let's get into the video. Let's start with the introduction part first. So Edwin Sutherland का पूरा नाम क्या है? एडविन हार्डिन सदरलैंड। ही वॉज बॉर्न इन अगस्त 13, 1883 और इनका डेथ जो था वो अक्टूबर 11, 1950 में हुआ। एंड ही वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। He was one of the influential criminologist of the 20th century। रीजन क्या था कि उन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, जैसे वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ऑल्सो उन्होंने बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी उस टाइम पर, तो इसीलिए, और जो उनका जो थॉट था, थिंकिंग प्रोसेस था, वो बिल्कुल अलग था बाकी लोगों से। उस टाइम पर जो क्रिमिनोलॉजिस्ट थे वो बायोलॉजिकल यानी बॉडी फीचर्स को देख कर ही बता रहे थे कि कोई पर्सन जो है क्रिमिनल बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा। उनसे थोड़ा अलग उनका थिंकिंग प्रोसेस था। इन्होंने क्या बोला कि सोशल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सोशल लर्निंग थ्योरी में इनकी ये थ्योरी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनोलॉजिस्ट बनाते हैं 20th सेंचुरी का। नाउ ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सदरलैंड है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते। तो दैट वाज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। एंड उन्होंने जो है वाइट कॉलर क्राइम के बारे में बताया, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के बारे में बताया जो कि आज हम पढ़ रहे हैं ना। और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है क्या? इट्स अ जनरल थ्योरी ऑफ क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी, ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ सदरलैंड जो है उन्होंने पीएचडी करा हुआ है सोशियोलॉजी में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन द ईयर 1913, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था उनके लाइफ के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन्होंने जो आज हम जिस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोला कि इट इज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म्स ऑफ जो लर्निंग थ्योरी। देखो सोशल लर्निंग थ्योरीज के अंदर ना बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, तो उनमें से एक जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है लर्निंग थ्योरी की, वो एडविन सदरलैंड ने दी, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, एडविन सदरलैंड इन द ईयर 1913। अब इस थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो एक लर्न बिहेवियर है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो क्रिमिनल बिहेवियर वो सीखा जाता है, इनहेरेंटली नहीं आता, यानी कि बाय बर्थ किसी के पास नहीं है, वो सीखता है पर्सन, ठीक है। कैसे सीखता है? थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन करके वो सीखता है। तो ये की पॉइंट्स हैं इस डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के। अब जैसे आप जब भी कोई थ्योरी स्टार्ट करते हैं तो उसका आपको जो है टाइटल को पकड़ना है, डिफरेंशियल एसोसिएशन। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट है ना, एसोसिएशन मतलब इंटरेक्शन। तो अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके वो पर्सन जो है क्रिमिनल बिहेवियर को सीख रहा है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन के अंदर इस थ्योरी को रिलेट कर लिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि हम बहुत सारी थ्योरी है कैसे रिलेट करें। तो सबसे सही तरीका यही है कि आप नाम को तोड़ो, नाम को तोड़कर आप उस चीज़ को याद करो ना, एक या दो लाइन में आप उसको समझो, ठीक है। तो जब भी आप एक अपने लिए नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स के अंदर आपके क्या मेंशन होना चाहिए, एक वो थ्योरी का नाम और साथ में 1 और 2 लाइन्स में उस थ्योरी का डिस्क्रिप्शन कि उस पूरे थ्योरी में क्या जीस्ट जो है उस थ्योरी का वो क्या है, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ लिया कि क्रिमिनल बिहेवियर लर्न बिहेवियर है और वो हम सीखते कैसे? दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करके। नाउ अब ये जो लर्निंग है वो जो हम सीख रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं? वाया डिफरेंशियल एसोसिएशन, है ना।
अलग अलग लोगों से एसोसिएट होकर इंटरैक्ट करके हम उस लर्निंग को कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक्सपोजर टू क्रिमिनल्स वैल्यूज भी हो सकता है, टेक्निक्स भी हो सकता है। अलग अलग लोगों से जब हम मिलेंगे तो हम क्रिमिनल पर्सन से भी मिल सकते हैं, उनके वैल्यूज को सीखेंगे, उनके मोटिव्स को सीखेंगे, उनके टेक्निक्स को सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, हम भी क्रिमिनल बिहेवियर में जाएंगे। तो यही जो है मेन पॉइंट है इसका। फिर उसके बाद कहा है कि जो क्लोज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसे बाद में इन्होंने पोस्टुलेट में अपने मेंशन किया हुआ, क्लोज ग्रुप को इंटीमेट ग्रुप जिसे कहा गया है। तो क्लोज ग्रुप्स हैं जैसे कि आपके हो गया फैमिली हो गया, पीयर्स हो गया। फैमिली मतलब जो आपके रिलेशन में हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेंबर्स, फादर मदर हो गए, ठीक है। पीयर्स में आपका जो फ्रेंड सर्कल आ जाता है। तो वो कहते हैं कि वो आपके क्रिमिनल एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। अब ये मेन जो है ये की पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने अलग से इसलिए बताया है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे जो है आपको सीक्वेंस में करने के लिए आया था कि आप जो सदरलैंड के जो पोस्टुलेट्स हैं आपको उसको सीक्वेंस में करना है। तो स्टार्टिंग के 3 या 4 को ही सीक्वेंस में करने के लिए दिया जाता है, इसीलिए इन 3 की पॉइंट्स में मैंने आपको स्टार्टिंग की 3 बातें बता दी। और आपके अगर एग्जाम में इस चीज को पूछा जाएगा तो आपको किस तरीके से आंसर करना है, तो इसीलिए स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसको मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया। पहला कि क्रिमिनल बिहेवियर एक लर्न बिहेवियर है। सेकेंड, अब ये जो पर्सन जो है कम्युनिकेशन के थ्रू उस चीज को सीख रहा है। थर्ड थिंग क्या है कि ये जो कनेक्शन बैठा है वो क्लोज ग्रुप्स के साथ बैठा है। वो क्लोज ग्रुप कौन हो सकते हैं, फैमिली पर्सन्स हो गए, पीयर्स हो गए, इस तरीके से क्लोज ग्रुप के साथ जुड़कर वो क्रिमिनल बिहेवियर को सीख रहा है। नेक्स्ट कहते हैं बाय सोशल लर्निंग, मतलब इतनी सारी थ्योरीज तो ऑलरेडी थी, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो सदरलैंड जो है बाकी एक्सप्लेनेशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इससे पहले जो बोला कि सोशल पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, बायोलॉजिकल ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट आया, पर्सनैलिटी फ्लॉज का कॉन्सेप्ट आया, उन सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इन्वायरमेंटल और सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला कि भाई ये सारे जो आप थ्योरीज बता रहे हो ये कंप्लीटली क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको लर्निंग एस्पेक्ट पर ध्यान देना है ना, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड इन्वायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस पर ध्यान देना है। नाउ ऑल्दो सदरलैंड डाइड इन 1950, द 10th एडिशन ऑफ हिज फेमस बुक क्रिमिनोलॉजी, इन्होंने एक बुक जो है पब्लिश करी क्रिमिनोलॉजी। इनकी डेथ 1950 में हो चुकी थी, लेकिन इनकी बहुत फेमस बुक है क्रिमिनोलॉजी, जो कि पब्लिश कब हुई, 1978 में पब्लिश हुई अंडर द ऑथरशिप ऑफ डोनाल्ड आर क्रेसी, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके ऑथरशिप के अंडर जो क्रिमिनोलॉजी की बुक है जिसका 10th एडिशन आया था सदरलैंड के डेथ के बाद, वो किसके ऑथरशिप के अंडर आया था। तो आंसर क्या रहेगा, डोनाल्ड आर क्रेसी, ये आपको ध्यान रखना है। हु वाज डोनाल्ड आर क्रेसी? ही वाज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सेंटा बारबरा, ठीक है। वो भी एक प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो वहां पर एज अ प्रोफेसर वर्क करते हैं। नाउ 1978 edition of criminology contained all the finalized principles of differential association। तो जो हम 9 प्रिंसिपल्स के आज हम आगे बात करेंगे, इससे पहले काफी सारे प्रिंसिपल्स थे, लेकिन सब चीजों का जीएस मिला के प्रॉपर जो फाइनल 9 प्रिंसिपल्स की हमने बात करी है, वो फाइनल जो 1978 का एडिशन आया है क्रिमिनोलॉजी बुक का, उसमें मेंशन्ड है, ठीक है। विच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वर कंप्लीटेड एज अर्ली एज 1947। Now, the theory of differential association went through a number of forms, eventually being summarized in a set of 9 propositions in 1947। ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे आपके पहले प्रिंसिपल्स हुआ करते थे ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के, लेकिन जो फाइनल जिनको हमने 9 पोस्टुलेट्स जो हमने फाइनल करे हैं वो 1947 तक फाइनलाइज हो चुके थे। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, जो हम अब मेन जिस पर हमारा फोकस है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इज क्रिमिनल बिहेवियर इज अ लर्नड बिहेवियर, जो कि मैं शुरू से ही वीडियो के कहते हुए आ रही हूँ कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, एक ऐसा बिहेवियर है जो कि सीखा जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कि हम कोई स्विमिंग सीख रहे हैं या फिर ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, वो बिहेवियर जो है वो हम सीख रहे हैं, ना कि वो ऑलरेडी इनहेरिटेड है, हमें हमारे जीन्स में नहीं है वो चीज़, हमको वो सीखना पड़ रहा है।
तो ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर भी हमको सीखना पड़ेगा, हमारे जीन्स में नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा, लोम्ब्रोसो थे, उन्होंने क्या बोला कि एटाविज्म वाला जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए, वहां पर उन्होंने बोला कि पर्सन के जेनेटिक मेकअप में ही उस पर्सन के क्रिमिनल बिहेवियर होने का जो है जीन्स प्रेजेंट है, इसीलिए उस वो पर्सन जो है वो इनकॉरिजिबल है। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि एटाविज्म के अंदर लोम्ब्रोसो ने बोला था कि वो इनकॉरिजिबल से उनको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन सदरलैंड का मानना है कि भाई क्रिमिनल बिहेवियर एक लर्नड बिहेवियर है, वो इनहेरिटेड नहीं है, यानी एटाविज्म का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल गलत है लोम्ब्रोसो का, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न इन इंटरेक्शन विद अदर पर्सन्स इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो लर्न प्रोसेस तो है ही, लेकिन हम सीख कहाँ से रहे हैं, जब हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन करके, ठीक है। उस पर्सन के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर समझते हैं। अब ये कम्युनिकेशन जो टर्म है ये बहुत वाइड है। कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, सिग्नल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और वर्बली भी हो सकता है, जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकता है, ये कैसे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू क्रिमिनल बिहेवियर को सीख रहे हैं। थर्ड प्रिंसिपल जो है, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर अकर्स विद इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आप सीख रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर, वो कैसे सीख रहे हैं, इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स जो है आपके, उसके थ्रू सीख रहे हैं। अब ये इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स होते कौन से ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, ऐसे लोग जिनको आप जानते हैं, ठीक है। अब आप ही खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो रैंडमली आपसे साल में या 10 साल में एक बार मिलता है, वो आपको कोई एडवाइस दे रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, है ना। और वहीं ऑन द अदर हैंड अगर कोई आपकी फैमिली मेंबर है, वो आपको कोई चीज बताता है करने के लिए, ये कोई आपको बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए कहता है, या आप खुद देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में इस चीज को नॉर्मलाइज किया गया, तो आप उस बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस चीज का ये है कि मान लेते हैं कि किसी की फैमिली में किसी के फादर सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब बच्चा भी उसको चीज को देख रहा है डेली, ठीक है। अब उस बच्चे से अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई आपको सिगरेट नहीं पीना है, तो वो सिंपली क्या बोल सकता है कि भाई ये जो हमारी फैमिली में ये चीज क्या बहुत नॉर्मल है, ठीक है, मेरे फादर भी पीते हैं इसलिए मैं पीता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चा जो ये बिहेवियर को सीख रहा है, हालांकि क्रिमिनल बिहेवियर में नहीं आएगा, लेकिन क्या डेलिंक्वेंट बिहेवियर तो है, ठीक है। अगर 18 ईयर्स से कम है तो ऑब्वियसली फिर क्रिमिनल बिहेवियर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझे कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बच्चा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, उन लोगों से हो रहा है जो उसके सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। तो वो जो करीब लोग हैं जो उसके, दैट इज नोन एज इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं उनके इंटीमेट पर्सनल ग्रुप से। नेक्स्ट इज व्हेन क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, द लर्निंग इंक्लूड्स टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग क्राइम which sometimes are very complicated, sometimes very simple, and the specific direction of motives drives rationalization and attitude। यानी कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है जब आप सीखते हैं तो उसके साथ साथ आप क्या चीज और सीखते हैं, टेक्निक उस क्रिमिनल बिहेवियर को करने का, ठीक है। अब जैसे आप समझेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो स्नैचिंग कर रहा है ना, बस में इतने भीड़ में आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलता है स्नैचिंग करने के लिए, तो ये जो टेक्निक है आपको सीखनी पड़ेगी। आप अगर एज अ न्यू कमर आप जा रहे हैं बस में किसी की स्नैचिंग करना, तो आप तो आसानी से पकड़े जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस है स्नैचिंग का, वो उस पर्सन ने अपने गैंग में रहकर सीखा है। उनको वो कुछ टेक्निक्स बताते हैं कि आपको इस तरीके से इस चीज को करना है कि आप पकड़े ना जाओ, सामने वालों को पता ना चले, है ना। और आपको इतने सेकंड्स में इस चीज को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि भीड़ में आपके पास बहुत कम टाइम होता है भीड़ से बचकर निकलने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आप सीख रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर, तो आपको उसकी टेक्निक्स भी सीखते हैं, एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव, ड्राइव, रैशनलाइजेशन, एटीट्यूड, इन सब चीजों को भी आप सीखते हैं। मोटिव क्या है आपका, ड्राइव क्या है, रैशनलाइजेशन को भी आप कंसीडर करेंगे, एटीट्यूड को, आप सभी चीजों को कंसीडर करेंगे। आप कोई आप एक बिहेवियर सीख रहे हैं तो आपको उन सब चीजों को भी ध्यान रखना है कि आप टेक्निक क्या रहने वाली है, आपका मोटिव क्या रहने वाला है, आपका एटीट्यूड क्या रहने वाला है, आपका रैशनलाइजेशन क्या रहने वाला है, आप पकड़े गए तो क्या चीजें हो सकती हैं, पर नहीं पकड़े जाएंगे तो क्या चीजें होंगी। तो ये सारी चीजों को सीखना पड़ता है। तो ये जो सब प्रोसेस है ये लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है ना, और इसीलिए ही ना ये सोशल लर्निंग थ्योरीज में आता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं,
The specific direction of motives and drives is learned from the definition of legal codes as favorable and unfavorable. यानी कि आपका मोटिव किस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो ये लीगल कोड्स हैं, है ना, आपके लॉ में कितने चीज़ों को, उस चीज़ को फेवरेबल कहा गया है या अनफेवरेबल कहा गया है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे, अपने मोटिव्स को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अ पर्सन बिकम डेलिंक्वेंट बिकॉज ऑफ एन एक्सेस ऑफ डेफिनेशन फेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ ओवर डेफिनेशन अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन। ठीक है, तो अब एक कोई पर्सन है वो डेलिंक्वेंट बनना क्यों चूज कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो डेफिनेशन है कि जिस चीज को वो फेवरेबल मान रहा है, जब लॉ में जिन चीज को फेवरेबल कहा गया है, मतलब लॉ जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो डेफिनेशन उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है वो पर्सन, और किन चीजों को वो फॉलो कर रहा है जहां पर लॉ में वायलेशन है, जिन चीजों का जो अनफेवरेबल है उस चीज को वो ज्यादा फॉलो कर रहा है, तो वो पर्सन क्या हो गया, वो डेलिंक्वेंट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। ठीक है, तो डिफरेंशियल एसोसिएशन जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ड्यूरेशन पर, प्रायोरिटी पर, इंटेंसिटी पर। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक पर्सन है जो मुझे गलत गलत बातें सिखा रहा है ना, क्राइम करना सिखा रहा है, लेकिन मैं उससे साल में एक बार या 5 साल में एक बार मिल रही हूँ। ठीक है, वहीं मेरे फादर हैं जो मुझे अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, वो मेरे से डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो अभी वो जो पर्सन जो मुझे क्रिमिनल बिहेवियर सिखा रहा है, उससे मैं 1 साल या 10 साल में मिल रही हूँ, तो मुझे उसकी बातें भी याद नहीं रहेंगी, है ना। लेकिन अगर यही मेरे फादर कुछ क्राइम कर रहे हैं और जिसे मैं डेली देख रही हूँ, तो वो मेरे पर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो डिफरेंशियल एसोसिएशन डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप उस पर्सन से मिल रहे हो जो आपको क्रिमिनल बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक है, कितने टाइम तक आप उस पर्सन के साथ हो। अगर आप उस पर्सन के साथ पूरा अपना घर शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली शेयर कर रहे हैं, तो भाई वो आप क्रिमिनल बिहेवियर आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी कभी कभार मिलना हो पा रहा है, कुछ ज्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। देन प्रायोरिटी की बात भी करते हैं कि आपके लिए वो पर्सन कितना आप उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता अगर उस चीज से, तो आप इतना वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज को प्रायोरिटी देते, उस पर्सन को अगर आप प्रायोरिटी दें, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेम एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, जैसे कि कजन्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, वो ज्यादातर अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो आप उसको अपने प्रायोरिटी पर भी रखेंगे। और वो अगर आपको कोई चीज सिखा रहे हैं और वो आप उससे इम्प्रेस हो जा रहे हो, तो फिर वो आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो दैट इज तो वही कह रहे हैं कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन है वो फ्रीक्वेंसी पे वेरी करता है, ड्यूरेशन पे वेरी करता है, प्रायोरिटी पे वेरी करता है, इंटेंसिटी पे वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 8th प्रिंसिपल, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर बाय एसोसिएशन विद क्रिमिनल एंड एंटी क्रिमिनल पैटर्न्स इन्वॉल्व्स ऑल द मैकेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन एनी अदर लर्निंग। ठीक है, तो जैसे क्रिमिनल बिहेवियर जो एक प्रोसेस है, जब आप क्रिमिनल बिहेवियर को सीखते हैं तो एक प्रोसेस है, क्रिमिनल से भी मिल रहे हैं आप, नॉन क्रिमिनल पर्सन से भी मिल रहे हैं, तो अब इसके अंदर सारे वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे जो किसी एक लर्निंग में, किसी और लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई गाड़ी चलाना सीखा, तो गाड़ी चलाने में जैसे मान लेते हैं फर्स्ट डे पर आपको कोई पर्टिकुलर एक चीज सिखाई कि आपको बस इतना ही जानना है फर्स्ट डे पर। ठीक है, सेकंड डे पे आपको बस इतना सा जानना है ना, थर्ड डे पर आपको थोड़ी इंटेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीखते हैं। सेम ऐसे ही क्रिमिनल बिहेवियर में भी सेम ऐसा ही होता है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पोस्टुलेट क्या है, criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and values because non criminal behavior is an expression of the same needs and value। अब देखो कि criminal behavior क्या है, हम ये मान सकते हैं कि जो कोई पर्सन है उसके जनरल नीड्स और वैल्यू के लिए उस पर्सन ने क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट किया। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनरल नीड्स और वैल्यूज की वजह से ये पर्सन जो है क्रिमिनल बना। मान लेते हैं कि 2 पर्सन है ना, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये दूसरा पर्सन है। मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है इसको भी भूख लगी है और इसको भी भूख लगी है, तो इन दोनों की जनरल नीड क्या है, हंगर। ठीक है, अब इन दोनों के पास ही तरीके हैं, या तो ये चोरी भी कर सकते हैं या हार्डवर्क भी कर सकते हैं। तो ये वाला पर्सन जो है
ये चूज करता है स्टीलिंग, है ना, वो ब्रेड लोफ को चोरी कर लेगा। और ये पर्सन जो है कि मैं हार्ड वर्क करूंगा और फिर उससे पैसे कमाऊंगा और फिर खाना खाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की ही नीड जो थी वो हंगर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भाई क्योंकि इस पर्सन को जरूरत थी इसलिए इसने क्राइम किया, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो पर्सन है, क्योंकि भाई भूख तो इसको भी लगी थी और इस पर्सन को भी भूख लगी थी, दोनों की जनरल नीड तो थी, लेकिन इसने क्या किया, क्रिमिनल बिहेवियर अपनाया और इस पर्सन ने क्या किया, हार्ड वर्क अपनाया। अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की कि इस थ्योरी को क्या क्या क्रिटिसिज्म मिला है। तो Sutherland's initial formulation of the approach is not applicable at individual level because even people who experience an excess of definition favorable to law violation may still not become criminal। ठीक है, सदरलैंड की जो थ्योरी है उसको पहले क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ऐसे लोग जिनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि आप लॉ वायलेशन करो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं, तो उस चीज को डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी नहीं समझा पा रही है। सेकेंड थिंग क्या बोला गया कि दिस थ्योरी इज अनटेस्टेबल बिकॉज मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस अ मल्टीट्यूड ऑफ डेफिनेशंस both favorable and unfavorable to law violation, and it is up to them to interpret just what those experiences mean. Hence classifying experience as favorable or unfavorable to crime commission is difficult at present। मतलब ये जो हमने favorable और unfavorable definitions की बात करी वो individual to individual differ करता है। ठीक है, तो हम उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर क्या फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है उस चीज की, तो यहाँ पर इसलिए हम इस थ्योरी को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये तो डिफर कर रहा है। मेरे लिए आप कहो कि भाई जो इस पर्सन ने जो रोटी चोरी करी है, मैं कहूँ कि भाई पर्सन भूखा था तो अगर उसने लॉ वायलेट किया चलेगा। ठीक है, लेकिन कहीं दूसरा पर्सन है उससे आपने पूछा, वो बोले कि नहीं भाई इसने चोरी करी है, नो मैटर कि ब्रेड का चोरी किया है या उसे भूख लग रही थी इसलिए चोरी किया, लॉ का वायलेशन इज वायलेशन। ठीक है, तो अब पर्सन टू पर्सन क्या है, डिफर कर रहा है, लॉ वायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, तो इस थ्योरी को हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो हमें देखने को लिए मिला वो ये देखा गया कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है वो क्राइम को सिर्फ अकेले जो है क्राइम को एक्सप्लेन करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है समझाने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी सिर्फ इकलौती ऐसी थ्योरी होगी जो एक्सप्लेन कर सकती है चीज़ों को, तो ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसा है तो जो प्रिजन स्टाफ होता है जो कि बार बार प्रिजन में इनमेट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शन के थ्रू तो क्रिमिनल बिहेवियर को अडेप्ट किया जाता है ना, तो प्रिजन स्टाफ को भी फिर उस हिसाब से क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सदरलैंड के। ये जो 9 पोस्टुलेट्स हमने पढ़े इनको आपको सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, और इसको याद आप कैसे रख सकते हैं, आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एक एक पॉइंट्स में उसको लिखें और फिर उसको डेली रिवाइज करना है, तो आपको उसको सीक्वेंस में याद हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक बार एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया गया था, और आपका जो नेट का जो पैटर्न आ रहा है वो मेनली सीक्वेंस के बेसिस पर ही आ रहा है, तो जहां भी आपको सीक्वेंस दिखता है उसको आपको अच्छे से नोट करना है। तो ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनको भी आपको सीक्वेंस वाइज ही लर्न करना है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है सदरलैंड की। सो यहाँ पर मैंने 5 के अराउंड बुक्स जो है वो बताई हैं। तो फर्स्ट वन इज क्रिमिनोलॉजी बुक है, 1924 में उन्होंने बनाई थी, पब्लिश करी थी। देन 20,000 होमलेस मैन, अ स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन इन द शिकागो शेल्टर्स फिलाडेल्फिया, ये 1936 में ये बुक आया है। देन द प्रोफेशनल थीफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। प्रोफेशनल थीफ इन्होंने 1937 में दिया है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में। देन वाइट कॉलर क्राइम 1949 में। ठीक है, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि वाइट कॉलर क्राइम हमेशा ही सदरलैंड से रिलेट करता है, तो कहीं भी आपको वाइट कॉलर क्राइम दिख रहा है तो आपको सदरलैंड पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपने इस लेक्चर को कितना समझा, उसको टेस्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 है। फर्स्ट वन इज असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन इज क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न
एंड रीजन इज लर्निंग अकर्स इन इंटरेक्शन विद अदर पर्सन इन अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दोनों ही बातें सही है, ये दोनों ही प्रिंसिपल अभी हम पढ़कर आए हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडविन सदरलैंड डिफाइंड क्रिमिनोलॉजी एज। एडविन सदरलैंड ने क्रिमिनोलॉजी को कैसे डिफाइन किया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ऑफ ब्रेकिंग लॉज एंड ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्राइम, मोडस ऑपरेंडी एंड अरेस्ट, criminal crime and victim, process of crime detection and penal process। so correct option जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। Next question is question number 3. According to differential association theory, criminal behavior is primarily learned through। कि जो differential behavior, जो differential association theory में हम कह रहे हैं ना कि behavior को learn किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है? And options क्या हैं? Genetic factors, psychological factors, social interaction and economic factors। So obviously जो correct option है वो option number 3 है, that is social interaction के through, पीयर और फैमिली के साथ इंटरेक्ट करके ही हमने अभी पढ़ा था। देन डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में कितने पोस्टुलेट्स हैं? ऑप्शंस क्या है? 8 पोस्टुलेट्स, 9 पोस्टुलेट्स, 10 पोस्टुलेट्स और 6 पोस्टुलेट्स। कितने पोस्टुलेट्स हैं? 9 पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी इज propounded बाय मॉडिफाइंग विच स्कूल। किस थ्योरी को मॉडिफाई करके डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी को propound किया गया था? तो इसका आंसर जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। Next and last question is which one of the following is not a principle of differential association theory। तो 9 प्रिंसिपल हमने पढ़े, अब इनमें से कौन सा जो है डिफरेंशियल एसोसिएशन का थ्योरी का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शंस क्या आपके पास? क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, परसेप्शंस ऑफ द लीगल कोड इन्फ्लुएंस मोटिव्स एंड ड्राइव्स, लॉ वायलेटिंग बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ केयरफुल थॉट एंड प्लानिंग, एंड फोर्थ वन इज क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्न। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि जो बोल रहे हैं कि जो लॉ वायलेटिंग बिहेवियर है वो आप बहुत केयरफुल प्लानिंग करके आप लॉ वायलेटिंग बिहेवियर को चूज करते हैं। सो नो, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। So that's it for today's video. I hope this lecture was helpful for you। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल्सो ये अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को अच्छे से समझ जाए। ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड माई टेलीग्राम चैनल येट, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी मेरे जाके फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।